नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, कंपनी के इतिहास का ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। जो न्यूज़ है वो डीमर्जर का है। कंपनी का डीमर्जर का मतलब होता क्या है? कंपनी का डीमर्जर का मतलब ये है कि कंपनी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। कंपनी 2 बिज़नेस करती है, एक पैसेंजर व्हीकल बनाती है और एक ट्रक बनाती है जो आता है इनका कमर्शियल व्हीकल। तो ये दोनों बिज़नेस को कंपनी अलग करना चाहती है। कंपनी को लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगा, इससे इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होगा। और कंपनी जो है दोनों एंटिटीज़ इनकी जो है कमर्शियल व्हीकल और ये पर्सनल व्हीकल जो होता है पैसेंजर्स के लिए, उनकी अनलॉकिंग कर पाएगी, अच्छा बिज़नेस ग्रोथ दे पाएगी और अच्छी सर्विस दे पाएगी, इसके लिए अलग करना चाहती है। एज़ ए इन्वेस्टर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पे? अगर आपने टाटा मोटर का शेयर लिया हुआ है या फ्यूचर में लेने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है उसी के बारे में हम जानेंगे। एज़ अ इन्वेस्टर हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डीमर्जर की बात करें तो कंपनी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला होगा इनका कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस और दूसरा होने वाला है पैसेंजर व्हीकल, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और जेएलआर भी आते हैं। जेएलआर हो गया, इनका लैंड रोवर हो गया, जैगवार हो गया, ये बिज़नेस में आते हैं। डीमर्जर की टाइमलाइन की बात करें तो टाटा मोटर का जो डीमर्जर का अप्रूवल था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्च 2024 में इसको अप्रूव किया था। 4 मार्च को स्पेसिफिक डेट बताऊँ तो 4 मार्च को ये अप्रूव हुआ था। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिल गया तो कंपनी को क्या होता है कि उसको अप्रूव लेना पड़ता है एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, ठीक है? तो ये जो उनको मिलने वाला था ये अप्रूवल, उसके लिए कंपनी को 1 साल लग गए। अभी एनसीएलटी मुंबई ब्रांच से फाइनल अप्रूवल 2025 के 25 अगस्त और 10 सितंबर 2025 के ऑर्डर ग्रुप में इनको मिला है। जिसके बाद 26 सितंबर को कंपनी के बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2025 को इफेक्टिव डेट के रूप में कंफर्म किया है। डीमर्जर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें शेयर होल्डर के लिए 1-on-1 का रेशियो का स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटाइटलमेंट रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर के पास टाटा मोटर का एक शेयर है, उन्हें नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी टीएमएलसीवी में भी एक शेयर मिलेगा। आप नाम से कंफ्यूज मत होइए, नाम का भी आगे हम चर्चा करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेटिक होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, शेयर होल्डर को कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं या आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ना आपको कोई एक्शन लेना है कि आपका डीमेट है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपको क्रेडिट है जो शेयर क्रेडिट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो इसका रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित किया गया है, जो यह तय करेगा कि कौन से शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर के हकदार होंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि मुझे भी ये शेयर मिले 1-on-1 के रेशियो में, तो अगर आप 14 अक्टूबर को खरीदेंगे तो आपको ये शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में सेटलमेंट डेट जो होता है, सेटलमेंट साइकिल जो होता है, वो T+1 का होता है। तो वो ट्राई करिए, आप पहले ही ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि 14 को लेंगे तो 14 को आपको डीमेट में वो शेयर नहीं आए होंगे। तो उस दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, टाटा मोटर कैसा शेयर रिएक्ट करेगा, कोई जानता नहीं है। तो आप पहले ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें, जब कंपनी का डीमर्जर होगा तो 2 कंपनीज बनेंगी। पहला होगा टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, टीएमएलसीवी। इसमें कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट शामिल होंगे। ये इवेंचुअली टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से रीनेम हो जाएगी और नवंबर 2025 तक सेपरेटली लिस्टेड होने की इसकी उम्मीद है। और दूसरा है जो कंपनी लिस्ट होने वाली है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, टीएमपीवीएल। मौजूदा लिस्टेड एंटिटी में पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन और जैगवार लैंड रोवर शामिल होंगे। इनका जितना भी पूरा इनका जो बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल का, ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में शामिल होगा। और इसे जो नाम देने वाले हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड से जाना जाएगा ये। बिजनेस रिलेशन और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इसके क्या होंगे, इसी के बारे में आगे जानते हैं। अलग बिजनेस मॉडल की जरूरत भी इनको थी, तो उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर का ये डिसीजन इस समझ पर आधारित है कि इनका जो कमर्शियल व्हीकल है और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, फंडामेंटली अलग है और उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो होता है वो साइक्लिकल नेचर का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फ्रेट हो गया, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अधिक कंज्यूमर ड्रिवन होता है, टेक्नोलॉजी फोकस होता है और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। कंपनी के अनुसार जो है इनका कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल बिजनेस है, लिमिटेड साइनर्जीज हैं, उसके बीच में जो समानता है बहुत कम है। जबकि इनका पैसेंजर व्हीकल हो गया, ईवी हो गया, जेएलआर हो गया, वो जो कंपनीज है उनका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि सारे के सारे इनके जो कंपनीज है वो पैसेंजर व्हीकल है।
ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ऑटोनोमस इनका जो व्हीकल है, जेएलआर हो गया, जैगवार, ये भी एडवांस है, इन्होंने इनकी इलेक्ट्रिक भी निकली थी अभी बीच में जैगवार की। तो इनका जो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है, व्हीकल के सॉफ्टवेयर भी इनके एरियाज़ में इनको भी अच्छे से काम कर पाएँगे, तो इनकी वजह से ये अलग करना चाहते हैं इस बिज़नेस को। डीमर्जर का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि दोनों बिज़नेस अब इंडिपेंडेंटली फंड रेज़ कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। इनका जो पैसेंजर व्हीकल है और ईवी बिज़नेस को हैवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैटरीज हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए और व्हीकल सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में व्हीकल सॉफ्टवेयर भी होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब इनका कमर्शियल बिजनेस है उसमें कैपिटल इनको बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, प्लांट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग और फ्लीट फाइनेंसिंग इनको चाहिए रहती है, उसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड उतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते ना, उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नीड होता है ट्रक के लिए। इनका जो मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, जो सेपरेट एंटिटीज के रूप में दोनों बिजनेस को शार्पर मैनेजमेंट फोकस और इम्प्रूव एजिलिटी मिलेगी। हर बिजनेस का अपना लीडरशिप होगा जो क्विक डिसीजन मेकिंग और टेलर्ड स्ट्रेटेजीज बना सकेंगे, जो यूनिक मार्केट चैलेंज के लिए अलाइन होंगे। दोनों अलग अलग बिजनेस है, अब ये अच्छे से compete कर सकेंगे दोनों मार्केट्स में। डीमर्जर के बाद क्या वैल्यू अनलॉक होने वाला है? इंडस्ट्री के एनालिस्ट का मानना है कि डीमर्जर सिग्निफिकेंट हाइडन वैल्यूज अनलॉक करने वाला है। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन से इन्वेस्टर को क्लियर पिक्चर मिलेगा। इनका जो बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस होने के बाद जो इनका जो डिस्काउंट हो एलिमिनेट हो जाता था कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं की थी, इनका ट्रक बिजनेस परफॉर्म नहीं किया था, पैसेंजर व्हीकल परफॉर्म किया था। वैसे इन्वेस्टर पता नहीं चलता था कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसका बिजनेस कैसा कर रहा है, तो उसके लिए डीप में जाना पड़ता था, क्योंकि स्टेटमेंट में तो दोनों मिक्स होके आते थे। टाटा मोटर का जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, इसके सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, उसको देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। टाटा मोटर का जो रिजल्ट था क्वार्टर वन में मिक्स परफॉर्मेंस दिखा था, वहाँ पे जो ग्लोबल चैलेंजेस थे बहुत सारे, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी, रिफ्लेक्ट कर किया पूरा उसके रिजल्ट्स में। जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस होता है कंपनी का, तो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो था कंपनी का वो 1.04 लाख करोड़ था, ये रुपीस में है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 2.5% कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। सिग्निफिकेंट का मतलब डिक्लाइन हुआ है, कितना डिक्लाइन हुआ? 62% का ड्रॉप है। 62% का ड्रॉप है, और ये जो है इसका जो प्रॉफिट अभी आया है 4,003 करोड़ आया है। सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। जेलर का परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर वन में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। रेवेन्यू इनका 6.6 बिलियन पाउंड है, जो 9.2% है डिक्लाइन पे, ईयर ऑन ईयर पे पिछले साल से 9.2% डिक्लाइन है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 49% से घटकर 351 मिलियन पाउंड रह गया है। ये डिक्लाइन जो है मुख्यतः यूएस टैरिफ हो गए, इनके लेगेसी जगुआर मॉडल थे, उनको अब ये फेस आउट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की बात करें तो सीवी सेगमेंट का रेवेन्यू इनका 17,009 करोड़ रह गया है। 4.7% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर पे, और ये डेटा जो है रुपीज़ में है। लेकिन इनका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होकर 12.2% हो गया है। ये जो इंप्रूवमेंट है 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, मतलब 0.6% का। होलसेल वॉल्यूम की बात करें तो वो 88,000 रहे हैं, जिसमें 6% का डिक्रीज हुआ है। इसमें डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें वॉल्यूम 9% घटा है, लेकिन एक्सपोर्ट में 68% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। मतलब इनका जो डोमेस्टिक मार्केट था उसमें इन्होंने सेल कम की है पहले से 9%, पर एक्सपोर्ट इनका 68% तक बढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा है, अच्छी एक न्यूज़ है हमारे लिए। अब बात करते हैं इनके पैसेंजर व्हीकल की। तो पीवी सेगमेंट में रेवेन्यू इनका 10,877 करोड़ रह गया है। 8.2% का डिक्लाइन है इसमें भी। इबिट्टा मार्जिन इसमें गिरा हुआ है, 4% तक गिर गया है। 180 पॉइंट्स का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर पे, मतलब 1.8% कम हुआ है पहले से। होलसेल वॉल्यूम की बात करें तो 1,24,800 यूनिट रहे हैं, जिसमें 10.1% का डिक्लाइन आया है। लेकिन ईवी परसेंटेज जो है 13% पर स्टेडी है, वो गिर नहीं रहा है, ईवी मतलब ईवी इनकी बिक रही है। एबिट्टा मार्जिन और प्रॉफिटिबिलिटी ट्रेंड की बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट्स में हमको अलग अलग परफॉर्मेंस दिखा है मार्जिन का। जबकि सीवी की बात करें तो सीवी इनका कमर्शियल व्हीकल जो बिजनेस है उसमें मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और इनका पैसेंजर व्हीकल जो है उसमें प्रेशर आया है, उनका वॉल्यूम जो है डिक्लाइन हुआ है। और एडवर्स रियलाइजेशन के कारण जेएलआर में भी इनका मार्जिन जो है इम्पैक्ट हुआ है। टैरिफ कॉस्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हेडवाइंड्स के कारण भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो जेएलआर पे जो अभी पड़ रहे हैं, पहला यूएस टैरिफ का, जेएलआर को 254 मिलियन यूरो का टैरिफ इम्पैक्ट झेलना पड़ा है। जो उनकी जो सेल्स है उसका 3.8% है। ये जो है लग्जरी जितनी कार मेकर कंपनीज है उनमें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पोर्शे आती है। और चाइना की जो डिमांड थी जेएलआर की वो भी बहुत कम हुई है। चाइना इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट था, एक की मार्केट था, उसमें भी इनका जो डिमांड कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और लोकेशन चैलेंजेस इनके क्या हैं? जीएलआर का प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट जो था यूके में था,
इससे ब्रेग्जिट के बाद अभी इनको ट्रेड बैरियर्स और लॉजिस्टिक कोस्ट इनके बढ़ गए हैं। ब्रेग्जिट में क्या हुआ कि जो यूके था वो यूरोप से अलग हो गया है, अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रह गया, तो उनको कागजी कार्रवाई इनकी बढ़ गई होगी। अलग अलग टैक्सेस होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, तो उनकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ गया है पहले से। इनकी जो वारंटी कॉस्ट थी, मतलब राइजिंग वारंटी और एमिशन कॉस्ट भी इनको अच्छा खासा प्रेशर डाल रहे हैं इनके मार्जिन पे। डीमर्जर के बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमको क्या वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए? जब से डीमर्जर का न्यूज़ आया है तब से टाटा मोटर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा भागा भी है, 715-20 के आसपास अभी आज के दिन चल रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन है इस पे हम कुछ मेजर ब्रोकरेज है उनकी राय जानते हैं, उनकी रेटिंग क्या है, टारगेट प्राइसेस क्या है। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया हुआ है और उनका टारगेट है 575 का। तो उनका बोलना है कि ये जो इनका जेएलआर का बिजनेस है वो उनकी बहुत ज़्यादा वारंटी कॉस्ट बढ़ रही है, इनका मार्जिन भी पहले से कम हुआ है, और उनके जो मॉडल हैं, की मॉडल्स जो है रेंज रोवर और डिफेंडर, उनकी एजिंग पहले से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने 575 का टारगेट दिया है। हमारे मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, 686 का इन्होंने टारगेट दिया है। फर्म ने जेएलआर के लिए सेवरल हेडवाइंड्स हाईलाइट किए हैं, इंक्लूडिंग टैरिफ रेट एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया, डिमांड वीकन इन यूरोप एंड चाइना, और राइजिंग वारंटी कॉस्ट। इसके बावजूद भी इन्हें 686 का इन्होंने टारगेट दिया है। नुआमा की बात करें तो इन्होंने रिड्यूस कॉल मेंटेन किया हुआ है और 680 के टारगेट प्राइस के साथ म्यूटेड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन जेएलआर को देखते हुए इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है। जीएम फाइनेंशियल रेटिंग को उन्होंने होल्ड से डाउनग्रेड कर दिया है और रिड्यूस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 689 के टारगेट प्राइस के साथ आप टाटा मोटर को अपने पास रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड सेपरेट वैल्यूएशन क्या होंगी टाटा मोटर की डीमर्जर के बाद? अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट एस्टिमेट, सेपरेट वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट सिनेरियो पर काम हो रहा है। एक एनालिसिस जो हमने लिया था उनके अनुसार क्या है, पहला केस है पैसेंजर व्हीकल का जो है 600 रुपया पर शेयर होगा, कमर्शियल व्हीकल का 75 रुपया पर शेयर होगा। केस टू की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 491 पर शेयर जो होगा हमारा पैसेंजर व्हीकल होगा, और कमर्शियल व्हीकल होगा 184 पर शेयर। ये दोनों चेंजेस अलग अलग हैं, कंपनी जैसे चाहे वैसा भी करेगी, उनको एनालाइज करना होगा, कंपनी डिसाइड क्या होगा तो उसके हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे। जब डीमर्जर हो जाएगा उसके बाद कैसे ये ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी क्या होगी? तो एनालिस्ट का क्या कहना है, पोस्ट डीमर्जर बोथ एंटिटीज सेपरेटली ट्रेड करेंगे और इंडिपेंडेंट टिकर्स और वैल्यूएशन मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे क्लियर वैल्यू हमको मिलेगा, डिस्कवरी होगी अच्छी वैल्यू की, और इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि होल्ड या सेल करने का अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। उनका बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से वो उसको होल्ड या सेल कर सकते हैं। कंपनी ने जब डीमर्जर अनाउंस किया था टाटा मोटर्स ने तो 1 अक्टूबर 2025 को, तो उन्होंने मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चेंजेस किए हैं, लीडरशिप चेंज किया, गवर्नेंस चेंज किया है। उनकी बात करते हैं। पहला है गिरीश वाग का। गिरीश वाग को टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं। वे पहले टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को लीड कर रहे थे। अब उनको टाटा मोटर का एमडी सीईओ बना दिया गया है। शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा की बात करते हैं तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एंटिटी के एमडी और सीईओ ये अपॉइंट हुए हैं। इनका जो टेन्योर है ये 3 साल का है और ये 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक चलेगा। ये पहले भी टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी रह चुके हैं और ये कंटिन्यू वहाँ पे भी करने वाले हैं। पीआर बालाजी का भी ट्रांजिशन हुआ है जेएलआर में। पहले वो टाटा मोटर्स के ग्रुप के सीएफओ थे, अभी वो उनका 17 नवंबर 2025 से टेन्योर चालू होगा और वो जैगवार लैंड रोवर के सीईओ बन जाएंगे। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि ये पहले इंडियन होंगे जो जेएलआर के लिए सीईओ बनने जा रहे हैं। उनकी जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं धीमन गुप्ता जो नए सीएफओ बनने वाले हैं कंपनी के। डीमर्जर के साथ बोर्ड कंपोजिशन में भी चेंजेस आएंगे। हाने सोरेनसन ये जो हैं इनको जेएलआर के बोर्ड पर कंटिन्यू रहने रहने वाले हैं ये। कोसा राजू चौधरी और गुंटर काल ये जो है टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड जो है टाटा मोटर्स का, उसको बोर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। सुधा कृष्णन की बात करें तो टाटा मोटर की एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड किया गया है इनको। अब हम बात करते हैं डीमर्जर के बाद ग्रोथ कैसा रहेगा, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए सेक्टर वाइज कैसा रहने वाला है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इंडिया में टाटा मोटर जो है वो सेगमेंट का नंबर 1 प्लेयर है। इसका साइक्लिकल नेचर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं, फ्रेट, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्लोजली लिंक होते हैं वहाँ पे। Q1 के FY26 में सेगमेंट का रेवेन्यू जो था 75,055 करोड़ था और कंपनी ने 139 नए
लॉन्चेस भी किए हैं। इनके जो सेगमेंट की नई ट्रक हैं, टेम्पोज हैं, उसमें 139 नए उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, इनको ग्रोथ कैसे मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी रिकवर हो रही है हमारी, और फ्रेट मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ भी जो था 26 के लिए, उसको भी आरबीआई ने बढ़ाया है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ था Q1 में 68% तक बढ़ा था। और डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन इनका इंटीग्रेशन किया हुआ है इन्होंने, जिनकी वजह से इनको ग्रोथ मिल रही है। चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमी का इनका सबसे बड़ा चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट फ्लो नहीं करेगी, पैसा मार्केट में नहीं डालेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए, तो इनका जो ट्रक है वो और बिकेंगे नहीं। और कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेयर जैसे अशोक लेलैंड हो गए, और बहुत सारी कंपनीज है जो उनके साथ compete कर रही है मार्केट में। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल की, ईवी ट्रांजिशन और डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन कैसा होने वाला है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू जो है 48,445 करोड़ है, जो कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू का 11% है। कंपनी ने इंसेप्शन से 6 मिलियन यूनिट्स बेचे थे, और FY20 में एनुअल वॉल्यूम जो इनका 5,56,367 यूनिट रहा है। ईवी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है, ये लीडर है इंडिया में। ईवी रेवेन्यू इनका 8,187 करोड़ है, और कंपनी ने इंसेप्शन से 2 लाख प्लस यूनिट बेचे हैं। और इनका ईवी वैल्यूम जो है ईवी का 64,269 यूनिट रह गया है अभी। ग्रोथ की बात करें तो ईवी मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हैं ये, रूरल मार्केट में भी ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, नए नए शोरूम खोल रहे हैं इनका, न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो भी इनका एक्सपांड हो रहा है, नई नई गाड़ी भी ये ला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कंपनी अच्छे से कर रही है। इनके जो सस्ती कार भी आती है उनमें भी ये चाह रहे हैं कि अच्छी सुविधा दें, अच्छे सॉफ्टवेयर दें। चैलेंजेस भी इन बहुत सारी कंपनी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ईवी का जो सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है। पहला वो हो गया। ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में है नहीं। बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन जो हैं, अभी बहुत सारे रिव्यू भी आते हैं लोगों की कि हमको पेट्रोल भराना सस्ता पड़ता है, बैटरी वाली कार से ज़्यादा सस्ता पड़ता है हमको पेट्रोल भराना। तो ये सब सारे चेंजेस भी इनको झेलना पड़ रहा है। कंज्यूमर अडॉप्शन रेट, कंज्यूमर जो है अभी वो पेट्रोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे लोग, पर इलेक्ट्रिक पे लोग सीधा जंप नहीं कर रहे हैं। और मार्जिन का प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो मार्जिन का प्रेशर भी यहाँ पे रहने वाला है। जैगवार और लैंड रोवर का क्या चैलेंजेस है इसकी बात करें तो जैगवार जो है टाटा मोटर के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन करेंटली मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। करंट चैलेंजेस की बात करें तो चाइना में इनका डिमांड कम हुआ है, जो उनका की मार्केट था। यूएस टैरिफ की वजह से इनको 254 मिलियन यूरो का इम्पैक्ट हो चुका है। मॉडल की एजिंग हो रही है। इनके जो की मॉडल्स थे जैसे रेंज रोवर हो गया, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, अब ये 2-4 साल पुराने हो चुके हैं। और ये कंपनी जो है जैगवार को 2026 तक ऑल इलेक्ट्रिक करना चाहती है, इनका प्लानिंग है ये। ऐसा नहीं है कि जेएलआर जो है, इनका जो टाटा मोटर का सेगमेंट है वो आगे काम नहीं करना चाहता, इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहता। अभी इन्होंने 3.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इनका जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पूरी स्ट्रेटेजी जो है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये न्यू इलेक्ट्रिक रेंज रोवर और जैगवार जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इनका जो नया प्लांट है वो स्लोवाकिया में प्लांट भी बना रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो प्रीमियम ईवी मार्केट में इनको ग्रोथ मिल सकता है अच्छा। ब्रांड का रीपोजिशनिंग ये करना चाहते थे, इन्होंने लोगो भी चेंज किया था, और ये नए मार्केट में एक्सपांड भी करना चाहते, तो ये कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। टैक्सेशन की बात करें तो डीमर्जर को टैक्स न्यूट्रल स्ट्रक्चर के रूप में डिज़ाइन किया गया है कंपनीज और शेयर होल्डर के लिए। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर को कोई इमीडिएट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। डीमर्जर के टाइम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। प्रोफेशनल टैक्स एडवाइस होगा आपको, अगर इंडिविजुअल आपकी कोई सिचुएशन या फ्यूचर में आप उसको सेल करते हैं, अभी कोई आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। डीमर्जर के बाद जो डिविडेंड आने वाला है वो दोनों कंपनीज में अलग अलग आएगा, क्योंकि वो अलग अलग शेयर हो जाएंगे, तो ये लाजमी बात है कि दोनों कंपनी में अलग अलग हमको डिविडेंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं शेयर की, जो डीमर्जर के बाद होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 1:1 रेशियो के कारण रिटेल इन्वेस्टर को प्रोसेस सिंपल लगेगा। जिसके पास 50 शेयर है टाटा मोटर के, उन्हें 50 शेयर टाटा मोटर्स के कमर्शियल के मिलेंगे, और टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल है उनको मिलेंगे। मतलब कुल 100 शेयर आपको मिलेंगे अगर आपके पास 50 है, एक का दो। ठीक है। इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उनको पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने की जरूरत होगी नया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे बड़ा इशू जो आएगा इनकी वजह से ही आने वाला है, क्योंकि ये जब
डीमर्जर होगा तो इनको सेल फोर्सफुली सेल करना पड़ता है शेयर्स को बैलेंस करने के लिए, तो वो स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। ईवी ट्रांजिशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो रैपिड ईवी अडोप्शन होने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सपोर्ट करती है, सपोर्ट कर भी रही है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ेगी। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट्स इसके बहुत सारे चल रहे हैं और स्पेसिफिक यूज केसेस जो होते हैं कमर्शियल व्हीकल के वो सारे हैं। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो जो जेएलआर है, प्रीमियम ईवी पोजीशनिंग करना चाहता है। इसने अपना लोगो भी चेंज किया था। ऑल इलेक्ट्रिक बाय 2026 इनका जो प्लान है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ईवी मार्केट में जो लीडरशिप है, इंडिया में ईवी अडॉप्शन एक्सलेट हो रहा है। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एडवांस ईवी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल हो गए, इनमें ये बहुत सारे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। और जो जेएलआर का ट्रांसफॉर्मेशन ये कर रहे हैं उसको प्रीमियम ईवी का सेगमेंट जो होता है वहाँ पे पोजीशन करना चाहते हैं और ग्लोबली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इनके मार्केट में। इसको यूएस में हो गया, यूरोप में हो गया, इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। और इनका जो बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल का, ईवी का और जेएलआर का, तीनों के बीच में एक ये शेयरिंग लाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का। और इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको कॉमनली सेम बनाना चाहते हैं कि अच्छे से जो स्विच कर सके कोई भी पैसेंजर। कमर्शियल व्हीकल के फ्यूचर की बात करें तो ये जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो होता है ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होता है। इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म डिमांड इसका रह सकता है। मार्केट में लीडरशिप है इनका, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, काफ़ी टाइम से इनका पोजीशन है मार्केट में टॉप पे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा पहले से बड़ा है। नेबरिंग कंट्री में इनका भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा पहले से बड़ा है। यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो कंपनी का एक्सपोर्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा इनका जो बिजनेस ज़्यादातर आ रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस से आ रहा है। डिजिटल सॉल्यूशन भी इन्होंने लाए हैं इसके लिए, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, टेलीमेटिक्स और डिजिटल सर्विसेज इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं अपने ट्रक्स के साथ ये कर रहे हैं। कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो इनका जो ईवी टेक्नोलॉजी है और बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जेएलआर के इनके न्यू मॉडल्स लाने हैं उसके लिए आर&डी की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट अभी कंपनी कर रही है, जो उनका मेन कैपिटल एलोकेशन है वहाँ पे। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इनका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट से इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस आ रहा है तो उसको भी एक्सपांड करना चाहते हैं। और ये अपने ट्रक्स में जो इनके कमर्शियल व्हीकल है उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी एलोकेशन कर रही है। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो जो बिजनेस है जब ये डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, तो इनका जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो अभी जो डिपेंड करता है वो इंडिया में कितना डेवलपमेंट होता है, कितना अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके हिसाब से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से डिमांड इनकी जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी बढ़ने वाली है। और इनका जो बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल का वहाँ पे ईवी की इनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। जेएलआर के पास बहुत सारी चुनौतियाँ जिनसे वो फेस कर रहा है, टैरिफ भी उसमें एक शामिल है। और इनका जो नॉर्मल ईवी है वो भी बिक रही हैं, पर उतना उनका जो कंपटीशन है मारुति सुजुकी से बहुत ज़्यादा है। और एसयूवी की बात करें तो एसयूवी में इनके कुछ लिमिटेड कार्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो उन पे हमको ध्यान देना है। डीमर्जर होने के बाद जब हमको शेयर मिलेंगे तो हमको क्या करना है, जब भी कोई कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट होती है अगर उसका डीमर्जर होता है, तो जो इंडेक्स फंड होते हैं तो इंडेक्स फंड के पास क्या होता है कि जो शेयर होते हैं इंडेक्स में वो ही शेयर रखते हैं। वो अलग से इंडेक्स के बाहर जो शेयर होते हैं उनको नहीं रखते। तो आपको ये ध्यान रखना है जब ये डीमर्जर होगा तो टाटा मोटर का दो कंपनी बनने वाला है, एक पैसेंजर और एक है कमर्शियल व्हीकल का। तो जो कंपनी इंडेक्स में रहेगी टाटा मोटर्स की, ठीक है, तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे, अब नहीं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट रहेगी उस कंपनी में तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो कंपनी निफ्टी 50 से बाहर जाएगी डीमर्जर होने के बाद, तो उसमें जो इंडेक्स फंड वाले मैनेजर रहते हैं उसमें वो सेलिंग करते हैं। जितने शेयर होते हैं सारे के सारे शेयर वो बेच देते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको पूरा शेयर अपना बेचना पड़ता है। तो आपको ये याद रखना जितने उनके पास शेयर रहेंगे, जितना होल्डिंग उनके पास टाटा मोटर का उतना ही उनके पास रहेगा दूसरे जो कंपनीज है टाटा मोटर की कमर्शियल व्हीकल का, तो उनको सारे शेयर बेचने पड़ेंगे। तो वो शेयर जो है लोअर सर्किट लग सकता है उसमें 2 दिन तक लगातार, अगर 3 दिन तक लगातार 2 दिन तक लोअर सर्किट लगता है तो वो शेयर अपने आप निफ्टी 50 के बाहर चले जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले दिन है आपको वहाँ पे वो शेयर बाय या सेल नहीं करना है। अगर बाय सेल करेंगे तो वो शेयर
लोअर सर्किट लगाएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड मैनेजर जो होंगे उस शेयर को बेचेंगे, और पूरी जितनी क्वांटिटी है मिलियंस में जो शेयर होते हैं सारे के सारे शेयर वो बेचने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू।